नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो चला है राजधर्म का। अपने पहले इलेक्शन में प्रशांत किशोर इतिहास रचने वाले हैं। आज प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ को ढहाने वाले हैं और उधर मध्य प्रदेश के दतिया में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है। क्या दतिया में बीजेपी के साथ भितरघात हुआ है? क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ खेला कर दिया है? ये सब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बांकीपुर की कर लेते हैं। पटना की बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 19वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। 19वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 11,289 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के खेमे में जश्न मनना शुरू भी हो चुका है। प्रशांत किशोर का ये पहला इलेक्शन है और पहले इलेक्शन में वो इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी उस बांकीपुर सीट से जो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। बीजेपी का सेब गढ़ रहा है। यह सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। बीजेपी ने बांकीपुर सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति फिलहाल बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और पीके यहां पर जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 19 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 19 राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर 11,289 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और पहले ही राउंड से प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 19वें राउंड की गिनती पूरी होने तक पीके 38,201 वोट पा चुके हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 25,277 वोट ही मिले हैं। बांकीपुर सीट को लेकर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया? क्या बीजेपी ने प्रशांत किशोर को हल्के में ले लिया? ये समझना बेहद अहम होगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीते। एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। बहुत बहुत जनता का गढ़ है, किसी दल का नेता का गढ़ नहीं होता है। बांकीपुर जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। पटना की बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट पर 1990 से बीजेपी का कब्जा लगातार बरकरार रहा है। 1990 से 2005 तक नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो वहीं 2010 से नितिन नवीन लगातार 2025 तक चुनाव जीतते आ रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। बीजेपी को ये लग रहा था कि वो इस सीट को जीत लेगी। बांकीपुर में 33% सवर्ण वोटर्स और उसमें भी 14% कायस्थ वोटर हैं बीजेपी को, जो एक तरफा वोट करते हैं। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के वोट बैंक में भी जबरदस्त तरीके से सेंधमारी कर दी है। प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को लगातार मिल रही बढ़त को देखते हुए पार्टी दफ्तर में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। आप देखिए, अबीर गुलाल से पार्टी के कार्यकर्ता रंगे हुए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। हमारा विधायक कैसा हो, जय बिहार। बांकीपुर का कि क्या उम्मीद थी कि इस तरह से जीत मिल पाएगी? बिल्कुल उम्मीद थी। हम लोग ग्राउंड पर घूमे थे ना, चूंकि यहाँ पर घूमने के बाद पता चला कि जो ये कह रहे थे कि 40 साल का हमारा ये किला है, किला इसलिए ढह गया कि बांकीपुर में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल जाति पाति किया है, धर्म के नाम पर वोट लिया है। इसके वोट बैंक में सेंधमारी हुई, बीजेपी आरजेडी या दोनों? या किसी जाति की वोट और धर्म की बात तो हमने किया ही नहीं। हमने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। लोकतंत्र का हत्या हो रहा था, जिसकी सुरक्षा में हमारी जीत हुई है। आपको क्या लग रहा है कि अब जो है जनसुराज को एक नई ताकत मिली है, क्योंकि विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी आप लोगों को? आप पत्रकार हैं, बहुत साल से पत्रकारिता इंडिया टीवी कर रही है। आप देखिएगा कि बिहार में पहली बार एक विधायक गया है जिसके डर से 242 विधायक थर-थर कांपेंगे और भ्रष्टाचार करने में नेता छोड़िए, मंत्री और सीएम तक सोचेंगे कि हमको कौन सा अगला कदम उठाना है, क्योंकि प्रशांत किशोर निष्पक्ष
बिहार को बदलने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजी रोजगार से हुई है सेंधमारी, बीजेपी आरजेडी दोनों का वोट बैंक ले लिया। ये सेंधमारी नहीं है, ये जागरूक जनता की पहचान है, शिक्षित वर्ग का पहचान है। ये बांकीपुर की जनता ने संदेश दिया है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, फर्जी इनकाउंटर करेंगे। यहाँ देखिए अबीर गुलाल जो है यहाँ उड़ाया जा रहा है और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता जाहिर है काफी खुश हैं और यहाँ पर देखिए सबके चेहरे पर पीले रंग का गुलाल है और यहाँ सब पार्टी का जो गाना है वो गा रहे हैं। जश्न में डूबे हुए हैं जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता। पहली बार जीत मिली और वो भी बड़ी जीत मिली है, बीजेपी के गढ़ में जीत मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट पर जीत मिली है। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार के बाद ये जीत मिली है और ऐसे में ये जीत एक बड़ी जीत है और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं। बांकीपुर विधानसभा झांकी है, अगला लड़ाई बाकी है। बांकीपुर विधानसभा झांकी है। तो प्रशांत किशोर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो जनसुराज पार्टी में जश्न का भी माहौल है। बांकीपुर में हुए इस उलटफेर पर जनसुराज पार्टी के बिहार चीफ मनोज भारती का बयान आया। मनोज भारती ने कहा कि बांकीपुर की जनता बीजेपी की गुंडागर्दी से दुखी थी, जनता ने बदलाव के लिए हमें वोट किया। जिन लोगों ने हमारे लिए ये जीत दिलाई है, बांकीपुर की जनता का एक स्वर से हम सब जनसुराज के लोग धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो सवाल किया वजह क्या थी, इसकी वजह केवल यही थी कि जो बांकीपुर में लोग अब बदलाव चाह रहे थे, उनको ये समझ में आ गया था और वो स्पेशली ये चुनाव प्रचार के दौरान कि जिस तरह से बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की, प्रशासन को अपने अंडर ला करके उनसे गलत काम करवाए, इन सब से जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी। उन्होंने इस बार मन बना लिया था कि इस मौके पर बदलाव लाना ज़रूरी है, नहीं तो वो संकेत नहीं दे पाएंगे जो ऐसे समय में प्रजातंत्र को बचाने के लिए दिया जाना चाहिए। और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र बांकीपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, पीके की बांकीपुर में एंट्री और बीजेपी की जो परंपरागत सीट जो सेफ किला बीजेपी का माना जाता रहा है, क्या प्रशांत किशोर की रणनीति के आगे बीजेपी की राजनीति कमजोर पड़ गई? क्या कारण रहे? देखिए, प्रशांत किशोर ने काफ़ी सोच समझकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया। इससे पहले विधानसभा चुनाव में वो जरूर इस बात की चर्चा करते रहे, लेकिन आखिरी समय में वो पीछे हट गए। ये उपचुनाव था, उनको मालूम था कि उपचुनाव में जो नाराजगी है लोगों की वो सामने आती है और अक्सर ऐसा पहले भी देखा गया है और जाहिर है यही कारण है कि इस समय उन्होंने उतरने का फैसला लिया और शुरू से उन्होंने रणनीति ये बनाई कि जो बीजेपी का जो ऐसा वोट बैंक जो नाराज चल रहा है उसको निशाने पे लिया जाए, आरजेडी के वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई और शुरू से उन्होंने इस तरह लगातार कोशिश की और उसी का नतीजा है कि प्रशांत किशोर को एक बड़ी जीत मिली है। और जाहिर है चूँकि एक तरह से कहें कि संजीवनी मिली है पार्टी को, क्योंकि पिछली बार जब खाता तक नहीं खुला था तो काफ़ी निराशा थी कार्यकर्ताओं में, लेकिन इस नतीजे के बाद निश्चित रूप से जनसुराज पार्टी की उम्मीदें जगी है और आने वाले समय में बिहार में कई राजनीतिक बदलाव के संकेत भी मिल सकते हैं। आरजेडी का प्रदर्शन जिस तरह से तीसरे नंबर पर रहा है, ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका है उसमें प्रशांत किशोर अब एक अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं, विधानसभा के अंदर है या विधानसभा के बाहर हो। और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। अब देखिए पीछे ये तस्वीर देखिए, पार्टी दफ्तर की तस्वीर है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी जीत चुकी उनको मिली है और वो भी तब जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट थी, लंबे समय से बीजेपी यहाँ जीत रही थी, 50,000 से अधिक वोटों से जीत मिली थी। ऐसे में ये जीत जाहिर है एक बड़ी जीत है। तो आज की जीत है वो किस मायने में आप देख रहे हैं, किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया आपने, किसका छीना, बीजेपी का, आरजेडी का, दोनों का, किसका ज्यादा? सबसे ज्यादा नुकसान तो हमने बीजेपी को पहुंचाया है। जो कह रहे थे कि कुत्ते बिल्ली को भी हम खड़ा कर देंगे तो हमारा गढ़ है, उनको ये एहसास बांकीपुर की जनता ने करा दिया कि ये गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ ये जनता का है और जनता मालिक है, जब चाहे जिसको बैठाएगी और जब चाहे जिसको उतारेगी।
दूसरी बात रही राजद की, तो राजद तीसरे नंबर पर है, लेकिन हम लोगों को नए बदलाव को, जनता ने यहाँ के बदलाव को मौका दिया है और प्रशांत किशोर को यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा दें। यहाँ देखिए लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और पीले रंग से, चूंकि जो जनसुराज पार्टी का जो रंग है एक तरह से कहें, पीले गमछे में पार्टी के कार्यकर्ता नेता नजर आते हैं और लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। काफी खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खुश हैं। 40 साल का जो है कि नहीं, ये सुखाड़ जो है कि नहीं, हम लोग खत्म किए हैं जी। क्या लग रहा है कि क्या सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है? बड़ी वजह है कि जो बीजेपी का जो गुंडा राज है और जिस तरह से जनता को हमेशा धोखा दे करके मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पे जो राजनीति कर रही थी, यहाँ बांकीपुर की जनता उसको भली भांति समझ गई और समय आया जो उसको अपना बदला लेने का काम किया। तो यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि जीत अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये तय मानिए कि अब ये जीत पक्की मानी जा रही है और करीब 20 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। महिलाएं भी यहाँ काफी संख्या में है। ये बताइए कि क्या आप लोग को उम्मीद थी कि जीत मिल जाएगी? हम लोग उसी दिन तय कर लिए थे कि जिस दिन प्रशांत किशोर जी आए थे उसी दिन हम लोग तय किए थे कि इस बार जीत हम लोग की ही होगी। हम लोग को विश्वास था कि जीत। तो जाहिर है कार्यकर्ता काफी खुश हैं और ये स्वाभाविक भी है, चूंकि एक बड़ी जीत मिली है और यहाँ से पार्टी को उम्मीद है कि ये जीत उनके लिए संजीवनी का काम करेगी। बिल्कुल। और ये समझना होगा कि जिस तरीके से ये बीजेपी की शहरी और सवर्ण मतदाताओं की सीट मानी जा रही है, यहाँ पर पीके ने उनके वोटर्स पर भी सेंध लगाई है और ये बीजेपी के लिए एक बड़े सबक के तौर पर भी है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने कैसे बीजेपी को डेंट दिया, कैसे आरजेडी को तीसरे नंबर पर धकेला, प्रशांत किशोर के वो कौन से फैक्टर्स बीजेपी पर भारी पड़े, किसने पीके को वोट दिया, अब आपको विस्तार से वो भी समझाते हैं। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं। बांकीपुर में 7% ब्राह्मण हैं, 7% भूमिहार और 5% यहां पर राजपूत वोटर्स हैं। खुद को बीजेपी का विकल्प बताकर पेश किया और अपर कास्ट और ईबीसी के वोट में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की। आरजेडी के मुस्लिम वोट को भी उन्होंने तोड़ दिया, जिसका नतीजा इस वक्त आप लोग देख ही पा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि खुद आरजेडी भी ये कह रही है कि बीजेपी और नीतीश का वोट प्रशांत किशोर को ट्रांसफर हुआ है। चक्र के जो मतगणना के परिणाम हैं वो आए हैं और वो बिहार यही है सर, आज जाएंगे भैया आगे ऑफिस चलो सर विक्ट्री आगे चलिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशांत किशोर इस वक्त मतदाताओं के बीच पहुंचे हैं। जो उनके समर्थक हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांकीपुर एक बहुत बड़ी चुनौती थी प्रशांत किशोर के लिए, लेकिन उनकी जो रणनीति थी वो भाजपा की राजनीति पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गई। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, लोगों के मन को पढ़ा, जनता के मुद्दों को पढ़ा और उसी का ये नतीजा है कि 20 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। और एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि अब पीके की यहाँ जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, इस वक्त वो सेलिब्रेट करें। और नितिन नवीन के क्योंकि प्रभाव वाली सीट है और इसीलिए बीजेपी की यहाँ पर जो साख है वो भी दांव पर थी। सबसे बड़ा ऐसा महसूस कर रहा है, बढ़त इतनी है, आखिरी राउंड चल रहा है, नहीं मालूम।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशांत किशोर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जन सुराज में उन्होंने एक नई जान डाल दी। इससे पहले जब विधानसभा चुनावों के दौरान वो लगातार जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई थी, पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन जब उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, और ये बड़ी ऐतिहासिक जीत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये सीट है बांकीपुर, वो सीट जहां बीजेपी की सबसे सुरक्षित और अजय शहरी गढ़ ही मानी जाती रही है, जहां से पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कभी नहीं हारा। पूर्व विधायक नितिन नबीन यहां से लगातार जीतते हुए आए हैं, और नितिन नबीन के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद ये सीट खाली हुई, और उस सीट को बचाने की सीधी सीधी जो जिम्मेदारी थी वो नितिन नबीन के ऊपर थी और साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर भी थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पीके ने जबरदस्त एंट्री की है, ये बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर और एक दूसरे विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, और ऐसे में पीके 20 राउंड तक की काउंटिंग में अब तक आगे चल रहे हैं। ये जीत उनकी सुनिश्चित मानी जा रही है और गदगद हैं उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त। आप खुद तस्वीरों में समझ सकते हैं कि ये जीत उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। और एक बार फिर से नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, चूंकि बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर के लिए कितनी अहम, और दूसरी बात यह कि शहरी और सवर्ण मतदाताओं का ये केंद्र रही है सीट, क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो शहरी प्रभाव रहा है वो धीरे धीरे बीजेपी के हाथ से छिटकता जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, और आप देखिए लगातार शुरू से ही प्रशांत किशोर जब बढ़त उन्होंने बना रखी है, तो इसके मायने बिल्कुल यही हैं कि हर वर्ग का, हर तबके का, हर इलाके का वोट उनको मिला है। और अलग अलग यदि वार्ड वाइज आप देखें तो करीब 4 से लेकर 15 नंबर वार्ड तक लगभग 10 वार्ड हैं इस पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ऐसा लग रहा है कि हर वर्ग में उन्होंने सेंधमारी की है। मोटे तौर पर जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसके साथ साथ जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है, दोनों को उन्होंने अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपने चुनाव कार्यालय से निकल पड़े हैं वहाँ काउंटिंग सेंटर के लिए, जो पटना के एएन कॉलेज में स्थित है। और चूंकि अब ये जीत जो है लगभग तय मानी जा रही है, और ये दिख रहा है कि ये जीत का मार्जिन अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब यहाँ से पिछड़ना काफ़ी मुश्किल है। और लगातार चूंकि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में अब ये कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह जो है वो देखते बन रहा है, जो कि पहली बार इस तरह की जीत मिली है पार्टी को। और जितनी बड़े पैमाने पर ये जीत है, चूंकि बीजेपी का गढ़ है ये बांकीपुर, नितिन नबीन का रिश्ता रहा है, तो ऐसे में कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। और इसलिए यहाँ पर देखिए पूरे गाने बजाने के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जुलूस की शक्ल में यहाँ से निकल पड़े हैं। और प्रशांत किशोर भी इसी लोगों के साथ हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं। और धीरे धीरे ये जो जुलूस है अब ये आगे बढ़ रहा है पटना के एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर की तरफ। चूँकि जिस तरह से कामयाबी मिली है इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बातों को रखा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो अपनी बातों को रख रहे थे, लोग प्रभावित भी थे, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। उस समय सरकार बनाने की बात थी, लेकिन अभी चूंकि उपचुनाव था और सामने ये लोगों को दिख रहा था कि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसे में जिनकी भी नाराजगी थी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इस मौके को अपनी नाराजगी के तौर पर दिखाया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि बीजेपी ने उम्मीदवार के चयन में जो चूक की है, वो शुरू से इस बात की चर्चा हो रही थी, क्योंकि सबसे पहले जो उम्मीदवार आया था उसने नाम वापस लिया, उसे नाम वापस करवाया गया क्योंकि उसके पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर कुछ ऐसी जानकारी सामने आई। और उसके बाद जो दूसरा उम्मीदवार दिया गया, ये देखते हुए कि प्रशांत किशोर जैसा शख्स जब सामने चुनाव मैदान में है, बावजूद जिस तरह का उम्मीदवार दिया गया उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच ये बात रखी कि बीजेपी ये सोचकर चलती है कि वो जिसे चाहेगी चुनाव मैदान में उतारेगी और नतीजा उसके पक्ष में आएगा। और इस बात को उन्होंने लगातार लोगों के बीच में रखा। और जाहिर है जो लोगों की नाराजगी थी उन सब का नतीजा है कि चुनाव नतीजे में आपको इस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं। और ये जुलूस जो है वो विजय जुलूस आप इसको कह सकती हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं
जनसुराज पार्टी के वो हाथों में पोस्टर और झंडे के साथ नारेबाजी करते हुए और गाने के बोल पर लगातार यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर भी चूंकि साथ हैं तो जाहिर है उनका उत्साह और बढ़ा हुआ, और यहाँ पर लगातार ये जो भीड़ है अब आगे बढ़ती जा रही है। जनसुराज पार्टी का जो एक कार्यालय है वहाँ पर ये भीड़ अभी पहुंची है। इसके अलावा चुनाव कार्यालय एक और होटल से चल रहा था, वहाँ पर प्रशांत किशोर अभी रुके हुए थे, उनकी पूरी टीम रुकी हुई थी, और वहाँ से अब ये पार्टी दफ्तर जो है वो पाटलिपुत्रा कॉलोनी में यहाँ पर ये भीड़ पहुंची है, और धीरे धीरे ये जुलूस की शक्ल में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ा दिन, एक बड़ी जीत, और आज से एक नई शुरुआत की उम्मीद भी पार्टी को कि आज के बाद पार्टी के लिए एक नया दिन होगा, एक नया मौका होगा, जब आगे की जो रणनीति है जाहिर है वो अब पार्टी इस तरीके से बनाएगी। और दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी है उसके लिए भी एक आज जो है एक ऐसे तौर पर दिखा सकता है जब विपक्ष की। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र बता रहे हैं कि इस वक्त पार्टी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और एक नई जान फूंकने का काम यहां पर प्रशांत किशोर की इस जीत ने भी किया है। नीतीश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो तस्वीरें दिखाइए, विश्लेषण भी करते चलिए। जरा ये बताइए कि पीके की बिहार में एंट्री किन मायनों में खास है, कितनी महत्वपूर्ण है, और ये आरजेडी के लिए खास तौर पर क्या सबक है? और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी से आखिर कहां पर चूक रह गई? बांकीपुर सीट को समझने में, जनता के मन को पढ़ने में क्या सोशल इंजीनियरिंग उनकी काम नहीं आई? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशांत किशोर इस वक्त खुद अपने पार्टी कार्यालय से निकलकर अपने समर्थकों के बीच में, और ये विजय जुलूस की तरह से जो इनके तमाम जो समर्थक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर थिरकते हुए, गानों की थाप पर बढ़ते हुए और एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज बेहद उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए भी कि एक तरीके से अब नए सिरे से प्रशांत किशोर रणनीति बनाएंगे और कैसे बिहार में अगले कुछ सालों तक लेके जाना है, अगले चुनाव तक वो फिर से अपना पूरा दमखम लगाने की कोशिश करेंगे। हमने पहले भी देखा था विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार रात रात भर जाकर जनसभाएं करते थे और ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि एक मौका हमें दीजिए, आपको अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे हेल्थ सेक्टर में हम काम करेंगे। तो लोगों को कन्विंस करने की वो लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं शायद वो उस वक्त जनता तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रहे थे, जिसके बदौलत रिजल्ट ये हुआ कि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जनसुराज का खाता भी नहीं खुला और ऐसे में कहीं ना कहीं निराशा भी हुई। पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बकायदा रिजाइन भी किया, ये तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन इसके बाद जब उपचुनाव की घोषणा हुई और प्रशांत किशोर ने अपना ही नाम अनाउंस किया तो ये कहीं ना कहीं माना जाने लगा कि प्रशांत किशोर के मन में इस वक्त बहुत कुछ बिहार को लेकर चल रहा है, वो नई रणनीति बना रहे हैं और उपचुनाव में वो उतरे, उन्होंने पूरी जान फूंक दी, पूरी ताकत से उन्होंने यहाँ पर कोशिश की और उसका नतीजा ये रहा कि आज प्रशांत किशोर जीत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। 20 से 21 राउंड की जो गिनती है वो लगभग पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर को बम्पर बढ़त मिली हुई है। तो एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा दें और ये जीत सबसे ज्यादा खास इसीलिए है क्योंकि ये बांकीपुर सीट जो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीटों में से एक मानी जाती है और यहाँ
1990 से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई कैंडिडेट यहां नहीं हारा है और ये अपने आप में आप कह सकते हैं पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी को यहां से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। 1990 से लेकर 1995 तक नितिन नवीन के पिता और उसके बाद फिर 2006 में जब उपचुनाव हुए तब पटना पश्चिम सीट ये बांकीपुर सीट कहलाती थी। कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर पहली बार नितिन नवीन विधायक बने और उसके बाद लगातार वो जीतते रहे। 2025 में आरजेडी की रेखा गुप्ता को 51,936 वोटों से उन्होंने हराया था। एक बड़ी जीत मानी जा रही थी और उसके बाद 2026 में राज्यसभा जाने और भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया जब वो राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। और कहीं ना कहीं ये एक चुनौती थी नितिन नवीन के लिए भी, लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र भी बता रहे थे कि कैंडिडेट यहां पर दो बार बदला गया, आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही, कैंडिडेट क्यों बदलना पड़ा, ये तमाम सवाल बने हुए थे। और आखिरकार फिर नीरज कुमार को यहां पर जो फाइनल टिकट है वो दिया गया, लेकिन जनता कहीं ना कहीं उन्हें साफ तौर पर नकार चुकी है और यहां पर एक्सेप्ट किया प्रशांत किशोर को। एक बार फिर से नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, पीके की एंट्री को अगर बिहार की राजनीति के लिए समझा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण है, तस्वीरें भी दिखाइएगा, विश्लेषण भी करिएगा और साथ ही ये बताइएगा कि ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका, क्या वो जनता के मन को पढ़ने में नाकाम रहे, क्या सोशल इंजीनियरिंग उनकी उस तरीके से काम नहीं की जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, कमी कहां पर रह गई? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी को इस बात की समीक्षा करनी होगी कि आखिर कहाँ चूक हो गई, क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी जनता की नब्ज को समझने में कामयाब नहीं रही और प्रशांत किशोर इस बात को समझ गए कि ये उपचुनाव में लोगों का साथ उनको मिल सकता है। इससे पहले आम चुनाव में भले ही लोगों ने साथ नहीं दिया, प्रभावित जरूर थे, लेकिन जो आम लोग थे वो ये जरूर कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनकी बातों में लोगों को तर्क दिखता था। लेकिन उस समय चूंकि सरकार बनाने का लक्ष्य था तो जो अलग अलग सामाजिक समीकरणों में जो खांचों में जो वोट बटा हुआ था वो अपने खांचे से बाहर आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसे में कहीं सरकार बनाने का जो उनका लक्ष्य है वो न पीछे छूट जाए। जैसे कि जो सवर्ण वोट बैंक बीजेपी से पहले जुड़ा हुआ था, नाराजगी उस समय भी थी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि यदि हम प्रशांत किशोर का साथ देंगे तो ऐसे में कहीं आरजेडी की सरकार न बन जाए। इसी तरह जो मुस्लिम वोट बैंक था उसको ये लग रहा था, आम चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, कि यदि हम प्रशांत किशोर का साथ देते हैं, भले ही वो बात अच्छा कह रहे थे, उस समय भी बातें उनको अच्छी लग रही थी, लेकिन उस समय उनको ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसे में बीजेपी की सरकार ना आ जाए। तो ऐसे में अभी उपचुनाव में ये सारी बंदिशें खत्म हो गई थी और प्रशांत किशोर ने इसी बात को भांप लिया कि हमें अब ये सही समय है जब खुद चुनाव में उतरना चाहिए और लोगों की जो नाराजगी है वो उनकी तरफ आ सकती है। चूंकि अभी सरकार बनने बिगड़ने की बात नहीं है, एक सीट से कुछ भी नहीं होने वाला है और यही कारण है कि उन्होंने खुद चुनाव में उतरने का फैसला लिया। और सबसे खास बात ये रही कि जो बीजेपी ने उम्मीदवार चुना उसकी जो गलती रही, जब सामने प्रशांत किशोर जैसा शख्स था, बावजूद बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जिसको लेकर शुरू से ही कई तरह की बातें कही जा रही थी और प्रशांत किशोर के सामने वो चेहरा बिल्कुल भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसे में ये साफ तौर पर दिख रहा था कि प्रशांत किशोर पूरी परिस्थिति को समझ रहे हैं। दूसरी तरफ जो छात्रों का आंदोलन इसी बीच हुआ, युवाओं का जो सेंटीमेंट था वो इस समय उफान पर था और उसकी बात भी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तो हर तरह से जो है परिस्थितियां जो है वो प्रशांत के साथ अनुकूल दिखाई दे रही थी और यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने लगातार जो है वो मेहनत की। इसके अलावा चूंकि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया, लगातार उनके खिलाफ जो है उन्होंने बातें कही और उनको उम्मीद थी कि बीजेपी में क्या कोई एक ऐसा वर्ग भी है जो उनका समर्थक है लेकिन सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करता है। और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लगातार सम्राट चौधरी को जो है टारगेट किया और ये कोशिश की कि बीजेपी के ऐसे वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए। तो प्रशांत किशोर ने पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश की है और परिस्थितियां भी उनके अनुकूल होती गईं और जिस तरह से विपक्ष ने, खासतौर से जो सत्ता पक्ष है कहें एनडीए ने, वो गलती की, उसका लाभ उनको मिला और यही कारण है कि आपको जो रुझान नज़र आ रहे हैं जो कि अब लगभग जीत की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चूँकि बहुत बड़ी जीत जो है वो उस तरफ प्रशांत किशोर बढ़ चुके हैं और 31 राउंड की काउंटिंग होनी है और लगभग 21 राउंड 22 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो अब लगभग तय मानिए कि प्रशांत किशोर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी अपने समर्थकों के साथ वो
एएन कॉलेज गए हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है और जाहिर है उनके पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह भी देखते हुए बन रहा है क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। चूंकि विधानसभा में आम चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, एक भी सीटें नहीं आई, कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक निराशा का भाव था और यहाँ से फिर एक बार पार्टी जो है वो खड़ी होती दिखेगी जब प्रशांत किशोर खुद विधानसभा पहुंचेंगे और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में निभाते भी नजर आएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जो एक राजनीतिक शून्य की बात कही जा रही थी कि जो एक वैक्यूम है बिहार की राजनीति में, उसको भरने के लिए आखिर कौन आएगा, और इसी उम्मीद में प्रशांत किशोर आए थे, लेकिन विधानसभा में ये बातें नहीं हो पाई। अब निश्चित रूप से प्रशांत किशोर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखेंगे और अभी आरजेडी के लिए भी जाहिर है खतरे की बात है क्योंकि तेजस्वी यादव से मुकाबला होगा प्रशांत किशोर का, बीजेपी से होगा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए भी खतरे की घंटी है। बिल्कुल नीतीश, और मैं इसी पर आ भी रही थी, लंबे समय से करीब 20 से 21 सालों से जी मैं इसी पर आ भी रही थी। हालांकि शायद पूछना आपसे बहुत जल्दबाजी हो जाए, लेकिन आप जरा बिहार की राजनीति के लिहाज से ही बताइएगा, क्या अब एक विकल्प के तौर पर लोग प्रशांत किशोर को देखना शुरू करेंगे? क्योंकि विधानसभा के चुनावों में उन्होंने कोशिश जरूर की, तमाम वो मुद्दे उठाए, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, उन्होंने मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद अपनी बात वो जनता तक सही तरीके से उस वक्त तो नहीं पहुंचा पाए थे। लेकिन अब आगे आने वाले चुनावों के लिए यहाँ से किस तरीके से उनकी तैयारी होगी और आरजेडी को अब यहाँ से कितना नुकसान? जी निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की यही कोशिश होगी कि अब आगे जो है एक विकल्प बनने की वो कोशिश करे। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि खुद प्रशांत किशोर यहाँ चुनाव मैदान में थे, ये उपचुनाव था और इसलिए बीजेपी और आरजेडी का जो कोर वोट बैंक था वो यहाँ पर छिटकता हुआ नजर आया। लेकिन ये अंतिम रूप से मानना सही नहीं होगा कि अब प्रशांत किशोर जो है वो सीधे विपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे और बीजेपी आरजेडी का जो है एक तरह से सफाया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चूंकि अभी उपचुनाव की स्थिति है, अभी जो बीजेपी और आरजेडी का जो वोटर है वो उपचुनाव के नज़रिए से वोट कर रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रशांत किशोर एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरते हुए लोगों को दिखे हैं, एक ताकत होते हुए दिखे हैं। तो ऐसे में राजनीति में ये बात काफ़ी मायने रखती है कि जब आप ताकतवर दिखते हैं तभी आपके साथ लोग जुड़ते हैं, जब उसको ये लगता है कि आप उस स्थिति में हैं कि आप हरा भी सकते हैं। और ये उपचुनाव में चूंकि दिखा भी है तो बहुत संभव है कि प्रशांत किशोर अपनी स्थिति और मजबूत करें, पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी भी सबक लेगी इस पूरे प्रकरण से कि आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ गलतियाँ हुई और उन गलतियों को अब दूर करने की शायद कोशिश होगी। और यही उपचुनाव का लक्ष्य भी होता है वोटरों का कि वो अपने राजनीतिक दल को, जिसके प्रति वो उनकी प्रतिबद्धता लंबे समय से होती है, उनको एक संकेत देने का कोशिश करती है कि यदि आप हमारे अनुसार नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ बंधे हुए हैं। और यही संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी और आरजेडी दोनों के वोटरों ने और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि इस तरह के रुझान मिल रहे हैं। तो ये वक्त तय करेगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से वापसी कर ली है, एक बार फिर से मजबूत वापसी की है और यहाँ से प्रशांत किशोर के लिए एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत होगी जब वो आने वाले दिनों में मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखेंगे। देखना होगा कि विधानसभा में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से जनता की बातों को रखते हैं और वहाँ आरजेडी के मुकाबले कैसे दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में तस्वीर साफ होगी कि फिर जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन आने वाले दिनों में कैसा होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इतनी बड़ी जीत मिली है जनसुराज को, प्रशांत किशोर को, और इतना बड़ा झटका कहें कि मिला है बीजेपी को, आरजेडी को, कि हर किसी के पास अभी एक समय है अपने रास्ते को बदलने का, विकल्प बदलने का, सुधारने का। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति बिहार की किस तरह करवट लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि एक नए विकल्प की बात जो कही जा रही थी, लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि बिहार में करीब 35 सालों से जो है एक अल्टरनेट राजनीति चल रही है, यूपीए की राजनीति और एनडीए की राजनीति, उसमें प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एंट्री मारी है तो एक विकल्प के तौर पर वो उभरे हैं। अब वो कितना बेहतर करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआत जरूर अच्छी हुई है इस उपचुनाव के जरिए और यहाँ से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ताकत भी मिली है। और यही कारण है कि अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी संख्या में प्रशांत किशोर के साथ जो है जुलूस में लोग शामिल हुए हैं और जुलूस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एएन कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर अपनी बातों को जब रखेंगे तो जाहिर है वो देखना होगा कि वो जीत की वजह क्या बताते हैं। चूँकि वो इसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं,
तो इन्हें अच्छी तरह से पता है कि आखिर जनता ने मूड क्यों बदला, कहाँ चूक हुई बीजेपी से, ये भी उनको पता है। और जाहिर है इन बातों को रखेंगे और दूसरी तरफ बीजेपी भी विश्लेषण करेगी कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई। और जाहिर है यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ ऐसे मौके पर हर किसी के लिए अपनी समीक्षा का एक मौका होता है। तो देखना होगा कि आखिर बीजेपी जब अभी सत्ता में आई थी, ड्राइविंग सीट पर आई थी, और ऐसे समय में जब उनको ये झटका लगा है तो निश्चित रूप से ये एक नया संकेत है। और बिहार के लिए भी एक नई बात कि जाति की जो राजनीति कहा जा रहा था कि बिहार से जुड़ी हुई है, एक बिहार की बड़ी सच्चाई है, यहाँ जाति की दीवारें टूट नहीं सकती है। तो इस उपचुनाव ने यह भी बता दिया है कि जाति की दीवारें टूटती भी हैं, सिर्फ जाति को ध्यान में रखकर ही वोट लोग नहीं डालते हैं। भले ही उपचुनाव में ये बातें सामने आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन का संकेत है जो रुझान अभी मिल रहे हैं। बिल्कुल। और नीतीश, जरा बांकीपुर सीट का अगर विश्लेषण करें, गढ़ और प्रतिष्ठा का सवाल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मुख्यमंत्री के बनने के बाद सम्राट चौधरी के लिए शायद ये पहली अग्नि परीक्षा थी, और जहां वो पास तो नहीं हो पाए। नितिन नवीन के लिए भी एक परीक्षा थी जो उनकी सेफ सीट रही है, वो उसे बचा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि नितिन नवीन की ये सीट रही है, उनके पिता भी यहाँ से जीतते रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं, अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो ऐसे में इस जीत के मायने जो हैं वो काफ़ी निकाले जाएंगे, और यही कारण है कि नितिन नवीन की जो साख है वो यहाँ पर जुड़ी हुई थी। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली, उसके बाद ये पहला जो विधानसभा का उपचुनाव था। तो ऐसे में जाहिर है जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इन बातों को जरूर देख रहा है, समीक्षा कर रहा है, और निश्चित रूप से यही कारण है कि पूरी ताकत लगा दी थी बीजेपी ने। लेकिन जनता का मूड क्या था, शायद इसको भांपने में गलती हुई, और प्रशांत किशोर ने यह समझ लिया कि आखिर जनता हमारे साथ कैसे जुड़ेगी, किस हद तक जुड़ेगी, और इसमें उनको काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। कायस्थ बहुल इलाका है बांकीपुर, नितिन नवीन खुद कायस्थ जाति से आते हैं, बीजेपी का उम्मीदवार भी कायस्थ जाति का था, और लंबे समय से यहाँ कायस्थ मतदाता ही चुनाव जो जीतते आ रहे हैं। बावजूद यदि प्रशांत किशोर ने उसमें सेंधमारी की है तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो जाति की किसी दल विशेष के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है वो इस बार वैसी नहीं देखने को मिली है, उसमें टूट हुई है। अब जाहिर है जब चुनाव के नतीजे आंकड़े आएंगे, जब वार्ड के अनुसार इस बात की समीक्षा होगी, बूथ के जब आंकड़े आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा इलाका किसका गढ़ था और वहाँ कितनी सेंधमारी हुई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी दिन है बिहार की राजनीति के लिए और जनसुराज पार्टी के लिए। जी नीतीश, आप बने रहिएगा। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया में भी कैसे बड़ा उलटफेर हो गया। दतिया में बीजेपी कांग्रेस से पीछे चल रही है। 11 राउंड की गिनती यहां भी हो चुकी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी कांग्रेस के घनश्याम सिंह से 12,221 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दतिया सीट पर पहले बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। टिकट कटने की वजह से नरोत्तम के समर्थकों में बेहद नाराजगी भी देखी गई थी, और अब दतिया से जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का जो गुस्सा है वो भारी पड़ गया है, और यहाँ पर भी बीजेपी पीछे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दतिया में बीजेपी के साथ भितरघात हुआ है? कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने तो इसी बात का इशारा किया। घनश्याम सिंह ने कहा कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं मिला, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने उनकी खूब मदद की है। नरोत्तम मिश्रा ने आपका सहयोग किया है? वो नहीं, उनने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने। और उधर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि राजनीति में उनका पटाक्षेप हो चुका है, कोई भी पद लेने की अब इच्छा उन्हें बची ही नहीं है। नरोत्तम मिश्रा पहले भी टिकट कटने की वजह से बेहद दुखी थे, लेकिन आला कमान के फैसले के सामने वो कुछ नहीं बोल सके। लेकिन अब दतिया से जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसे देखकर नरोत्तम मिश्रा के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जग रही होगी।
तो यहां से भी बीजेपी को जोर का झटका लगा है और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उतारा गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर नजर आई थी। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से क्या मैसेज देना चाह रही थी पार्टी? आप कुछ अगर बताएं आपको, क्योंकि आपके समर्थकों ने इंतजार किया, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो मैंने कभी भी लोकसभा मांगा अनुराग भाई, न मैंने कभी राज्यसभा मांगा, मैंने विधानसभा जरूर मांगा था जी। पार्टी ने बदल दिया, पार्टी कितना देगी? 30 साल विधायक रखा पार्टी ने, 15 साल मंत्री रखा, कितना आखिर? तो कहीं तो उसका वो होता ही है पटाक्षेप। नहीं तो आप ये क्या कह रहे हैं कि पटाक्षेप हो गया? एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, इंडिया पटाक्षेप का। अभी आपके समर्थक तो कह रहे हैं कि दादा की लंबी पारी अभी भी बाकी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम, आप पटाक्षेप कह रहे हैं? बड़ी कोई पद लेने की इच्छा है ही नहीं। हाँ। एक इच्छा है एक कार्यकर्ता का की रूप में, जैसे पार्टी ने अभी पिछले 2.5 साल काम दिया है, जिस तरह से पार्टी ने मुझे ज्वाइनिंग टोली का शेयर संयोजक बनाया, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में भेजा, जैसे दिल्ली चुनाव में भेजा, जैसे बिहार चुनाव, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी भेजती रहे कहीं ना कहीं काम में। बस तो मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, दतिया बीजेपी के हाथ से एक बार फिर छिटक गई, क्या इसे नरोत्तम मिश्रा से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या ये माना जाना चाहिए कि अब ये जो बीजेपी का ये भी किला रहा है दतिया भी, और अब वो भी उनके हाथ से निकल चुका है 2023 में और उसके बाद अब उपचुनाव में? निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए इस चुनाव को लड़ने की कोशिश तब की जब उनके दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के चलते उनके समर्थकों ने विद्रोह किया। हमने समर्थकों के विद्रोह को कई अंदाज में देखा। सबसे पहले रोड ब्लॉक किए गए, फिर उनके जिला अध्यक्ष जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, नगर पालिका अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, जनपद अध्यक्ष समेत कम से कम 300 बीजेपी के बड़े पदों पर रहने वाले लोगों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद बीजेपी ने एक प्रोग्राम चाक आउट किया, माइक्रो मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, हर बूथ पर जो नरोत्तम समर्थक बीते 15 सालों से बीजेपी का झंडा उठाते नजर आ रहे थे, उन सबके पीछे 2 अलग बीजेपी के दूसरे जिलों के नेता रखे, क्योंकि पूरी खबर इस तरीके की थी कि कहीं ना कहीं भीतराघात होगा जरूर। हालांकि इसी वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को अपने साथ लेकर उस मंच पर पहुंचे, पहली बार जहां पर आशुतोष भी दतिया में मंच पे थे, वहीं पे भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा, आंखों से आंसू निकले और एक मैसेज दिया उन्होंने तमाम जनता को कि मेरी पार्टी जो है बीजेपी है और बीजेपी में रहते हुए मैं घर घर जाऊंगा, दर दर जाऊंगा, शीश टिकाऊंगा और आशुतोष तिवारी के लिए मैं वोट मांगूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, ये साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। नरोत्तम मिश्रा के वो जो तमाम समर्थक जो दादा कहते हैं नरोत्तम मिश्रा को, जिन्हें लगता था कि मध्य प्रदेश के 54 जिलों में दतिया का नाम लेते ही उसकी एक अलग चमक और एक जलवा कायम रहता था, वो नरोत्तम मिश्रा के जाने से जा रहा है। यही वजह है कि आप देखिए 13 राउंड में से सिर्फ 2 राउंडों में बीजेपी, पहले और दूसरे राउंड में ही बीजेपी आगे रही है, लगातार एक के बाद एक। जो 12 राउंड है उनमें कांग्रेस ने बढ़त ली है। सबसे बड़ी बात, नरोत्तम मिश्रा का जो खुद का बूथ था जहां पर वो निवास करते हैं, जहां से वोटर है 27 वोटों से, वहां पर भी कांग्रेस जीती है। तो निश्चित तौर पर जो जनता थी उसमें आक्रोश था कि जो टिकट नहीं मिला। और दूसरी बात, ये पूरी जो जिम्मेदारी और कवायद जो थी सरकार और संगठन की थी इस चुनाव को जिताने की, तो निश्चित तौर पर जो है इसका ठीकरा संगठन पर भी फोड़ा जाएगा और नरोत्तम मिश्रा पे भी। बिल्कुल, और विश्लेषण करने का, समीक्षा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर है कि चूक कहां से हुई, क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट देते तो वो ये सीट निकाल सकते थे। अब ये तमाम बातें फिलहाल समीक्षा का विषय है, जो पार्टी समीक्षा करेगी भी। एक बार फिर से बांकीपुर आपको लेकर चलते हैं, किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा है। प्रशांत किशोर ने जैसे ही एंट्री मारी है, 22 राउंड से ज्यादा गिनती हो चुकी है और प्रशांत किशोर भारी मतों से आगे चल रहे हैं। जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं नीतीश, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है। जी हाँ, देखिए अभी प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है। ये पटना का AN कॉलेज है और यहीं पर काफी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता काफी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं।
और ये जोश जो है, उत्साह, वो देखते ही बन रहा है। अबीर गुलाल से रंगे हुए तमाम कार्यकर्ता, और यहाँ देखिए काउंटिंग सेंटर के बाहर कितनी तादाद में उनके समर्थक यहाँ पर पहुँच गए हैं। हर कोई, काफ़ी कार्यकर्ता जो है जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, और जनसुराज पार्टी का जो झंडा है वो किस तरह से लोग लहरा रहे हैं। ठीक काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी उत्साह और एक उम्मीद के साथ जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बड़ी जीत उनको मिलने जा रही है, और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए हाथों में तिरंगा भी है कुछ कार्यकर्ताओं के, और जनसुराज पार्टी के झंडे के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जनसुराज में? बिल्कुल सही, और ये जनसुराज का ही अध्याय नहीं, पूरे बिहार का काया पलट होने जा रहा है। जो सही तरीके से शिक्षा पे काम होना है अब होगा। बिल्कुल, तो कार्यकर्ता यहाँ पर गाने पर थिरक रहे हैं। जो बिल्कुल कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और